फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और यहाँ पे भी बायोलॉजी के जंतु विज्ञान के जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन वगैरह हमने किया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये बहुत सारे कॉमन से क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है खोखली। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नाम की जो हड्डी होती है वो टांग में पाई जाती है। फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है। फिबुला नामक हड्डी भी है, वो भी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी जो सबसे लंबी होती है वो होती है जांघ की हड्डी। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांतों तथा हड्डियों में जो तत्व पाए जाते हैं वो है कैल्शियम और फास्फोरस। बुढ़ापा में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं कैल्शियम के कमी के कारण। बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं कैल्शियम के कमी के कारण। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अस्थि में कैल्शियम फास्फेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन जो है वो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? तो टेंडन जो है वो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो होते हैं वो दो बार विकसित होते हैं। मनुष्य जीवन में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया जो होती है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। मानव के पाचन नली की लंबाई होती है 32 फीट। ये सभी क्वेश्चन एकदम सेलेक्टेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मानव के पाचन नली की लंबाई होती है 32 फीट। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? वो टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो हमारी लार ग्रंथि में पाया जाता है, लार में पाया जाता है, उससे स्टार्च का पाचन होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वो है रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं छोटी आंत में। अधिकतम पोषक तत्व जो है वो रक्त में अवशोषित किए जाते हैं छोटी आंत में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है वो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। भोजन पचाने के लिए भोजन पचाने के लिए आवश्यकता होती है एंजाइम्स की। एंजाइम की आवश्यकता होती है भोजन पचाने के लिए। मानव पेट में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो मानव पेट में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है या कौन सा अम्ल उपस्थित होती है? तो मानव के पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होती है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मुख से निकली लार जो है वो स्टार्च का पाचन करती है। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है उदर से। प्रोटीन का पाचन जो है वो उदर से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ जो होता है वो यकृत जो है उसका चूषण करता है। पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेप्सिन किसको बदलता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो एसिड में। अमीनो अम्ल में जो प्रोटीन होते हैं वो बदल जाते हैं। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करने वाला अंग है यकृत। यकृत जो है वो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर लेता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त जो होता है वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। यकृत जिसको आप बोलते हैं लीवर। पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का वशीयकरण करना। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का वशीयकरण करना। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पेसमेकर का संबंध है। पेसमेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेसमेकर का संबंध है दिल की धड़कन से। गति प्रेरक संबंधित है हृदय से। गति प्रेरक जो है वो किससे संबंधित है? हृदय से। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनी के द्वारा रक्त पर डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। ब्लड प्रेशर मापक जो यंत्र है उसका नाम क्या है? स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर जो है वो ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। जार्विक 7 है कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 जो है वो एक कृत्रिम हृदय है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़काने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड का समय लगता है एक बार हृदय को धड़कने में। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 72 बार। नाड़ी दर मापा जाता है धमनी से। नाड़ी दर जो है मापा जाता है धमनी से। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 mg तक है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 mm तथा 80 mm। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो घटता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का जो हृदय है वो लगभग 2 अरब बार धड़कता है। लब डब डब डब
लब डब 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 आवाज किस अंग से संबंधित है? लब डब 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 आवाज जो है वो हृदय से संबंधित है। मानव शरीर में पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है हृदय। मानव शरीर में पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है हृदय। मानव शरीर में विशालतम धमनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की विशालतम धमनी जो है वो है एरोटा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया हार्वे ने। स्वस्थ मनुष्य शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है, स्वस्थ मनुष्य शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है शरीर के वजन का 7%। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर का। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 पीएच होता है मानव रक्त का। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है तिल्ली। तिल्ली जो होता है वो रुधिर बैंक का कार्य करता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है वो है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी से। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है किडनी से। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। किसके कारण रक्त में लाल रंग होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा जो ऑक्सीजन का पार्टिकल है वो रक्त द्वारा ले जाया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं फिर उसे छोड़ती हैं? तो परासरण क्रिया के द्वारा गैसें जो है वो रुधिर में प्रवेश करती हैं। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है आरबीसी का। हीमोग्लोबिन जो है वो किसका घटक है? वो है आरबीसी का। किस रसायन की उपस्थिति में नलिकाओं में प्रवाहित रक्त का थक्का नहीं बनता है? हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नलिकाओं में रक्त का थक्का नहीं बनता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो प्रोथ्रोम्बिन का संबंध जो है वो रक्त जमाव से है। आरबीसी किस नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी जो है इरिथ्रोसाइटस के नाम से आरबीसी को जाना जाता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जो है वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। आरबीसी का शमशान कहलाता है, आरबीसी का कब्रगाह या शमशान कहलाता है प्लीहा। मानव शरीर में आरबीसी कितने दिनों तक जीवित रहती है? तो मानव शरीर में जो आरबीसी है उसका लाइफ है 120 दिन। मानव के श्वेत रक्त कण का व्यास लगभग होता है तो 0.007 mm जो होता है वो श्वेत रक्त कणिका का व्यास होता है। सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। आगे बढ़ते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो डब्ल्यूबीसी जो है जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो बाहरी पदार्थ जो रुधिर में मिलते हैं तो उनके प्रति प्रतिक्रिया डब्ल्यूबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म अधिक होती है? डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो डब्ल्यूबीसी की किस्म होती है और वो सबसे अधिक होती है। रक्त समूह के खोज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो रक्त समूह के खोज करता है लैंड स्टीनर। आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो लैंड स्टीनर तथा वियनर ने आरएच फैक्टर का पता लगाया था। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो AB ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो O ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। किस रुधिर वर्ग में कोर्ग एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो कोर्ग एंटीजन जो होता है वो O में नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य होता है वो संक्रमण के विरुद्ध होता है। आरएच फैक्टर का नाम संबंधित है, आरएच फैक्टर का नाम जो है वो बंदर से संबंधित है। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आरएच तत्व के अनुसार आरएच पॉजिटिव पुरुष तथा आरएच नेगेटिव महिला का जो जोड़ी है वो विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? AB जो ग्रुप है ब्लड ग्रुप वो सर्वग्राही है। कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक दाता है? यह सर्वदाता है। तो O ग्रुप जो है वो सर्वदाता है। मानव मस्तिष्क के कौन सा भाग निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? मानव शरीर मस्तिष्क के कौन सा भाग निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो उल्टी और निगरण का नियमन केंद्र होता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम जो है वो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित है? तो हाइपोथैलेमस में भूख लगने व भोजन से तृप्ति का जो अनुभूति होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है।
मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मनुष्य के शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो होती है मस्तिष्क कोशिकाएं। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो कुल 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं द्वारा नियंत्रण केंद्र होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं द्वारा नियंत्रण केंद्र होता है कशेरुक रज्जु में। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य जो है वो 1 मिनट में 70 से 72 बार सांस लेता है। मनुष्य द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की मात्रा होती है। मनुष्य द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में की जो मात्रा होती है वो 4% होती है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल का जो संश्लेषण होता है वो क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। तो यूरिया का निर्माण जो होता है वो होता है यकृत में। मनुष्य में रुधिर क्षमता है तो बोमेन संपुट में रुधिर जो होता है वो क्षमता है। किस कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मानव मूत्र जो होता है वो पीला होता है। नेफ्रॉन संबंधित है वृक्क से। नेफ्रॉन जो है वो संबंधित है वृक्क से। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा जो है वो डायलिसिस पर कार्य करता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो यूरिया की अधिकतम मात्रा जो है वो मूत्र में पाई जाती है। मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। मानव शरीर अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्सलेट। गुर्दा का कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। गुर्दा का कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। हैनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। हैनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। गर्भाशय में विकसित भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? गर्भाशय में विकसित भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है? तो उसको मिलता है प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है यूटरस। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है यूटरस। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? तो अग्नियाटिक द्रव में गर्भाशय में मानव भ्रूण जो है वो तैरता है। दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं निषेचन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड। गर्भाशय में शिशु के विकास के हेतु प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन द्वारा भ्रूण के विकास के लिए खाद्य आपूर्ति की पूर्ति की जाती है। तो ये रहे अब तक के इंपॉर्टेंट वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।